नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बताना चाहता हूं यहाँ पर यूजीसी और सीएसआईआर का जो इस बार का नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो जेआरएफ के लिए हो, लेक्चरशिप के लिए हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आपको अगर ये पोस्टें लेनी होंगी तो आपको ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या आप कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया की तरफ से। तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को देखें। उसके बारे में मैंने सारा कुछ बताया है। स्पेशली उन लोगों से तो खासकर कहूँगा जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम का नाम सुन रहे हैं। ऐसा भी होता है भाई, ये लोग तो आजकल ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि एनटीए सिर्फ जेई मेंस का एग्ज़ाम कराता है। मैंने काफ़ी बार अगर रिव्यू में भी देखा है इस चीज़ को कि लोगों को यही लगता है कि सिर्फ जेई मेंस कराता है एनटीए। एनटीए जेई मेंस नहीं भाई, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता है। सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है ना, कॉलेजेस और स्कूल में इन तीनों पोस्टों पर अगर आपको जॉब लेनी होती है तो इस एग्ज़ाम को देना होता है, जो एनटीए करवाता है, जो कि एक टेस्टिंग एजेंसी है और यही सारा काम कराएगी आपका इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ। तो आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इसके बारे में क्वालिफ़िकेशन जाननी हो, एलिजिबिलिटी जाननी हो, पूरी जानकारी जाननी हो इस एग्ज़ाम के बारे में, उस वीडियो पर जाइए और सारा कुछ वहाँ वहाँ से देखिए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं फिर? क्या सिर्फ हम ऐसे ही खाली बैठने आए हैं इस वीडियो में? नहीं भाई, हम इस वीडियो में CSIR यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में, कैसे आपको इस फॉर्म पर अप्लाई करना है। सारा पूरा फॉर्म आपको भर के बता दिया जाएगा। आपको ये देखने के बाद आसानी रहेगी आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और ये ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया फॉर्म भरते हैं भाई इस पोस्ट के लिए, इस एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के लिए पूरे देश से लोग फॉर्म भरते हैं। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं इस एग्ज़ाम पे। वो बात अलग है कि अगर सिलेक्शन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिलेक्शन जो है इधर इधर, यानी कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं ना एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम को, यानी कि जो सिलेक्शन का नंबर है वो 1% के लगभग है। यानी कि आप जितने लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से लगभग 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो यहाँ से क्वालिफाई कर पाते हैं। आप समझिए कितना टफेस्ट एग्ज़ाम हो गया। अगर ये एग्ज़ाम, अगर 1-2% लोग ही सिर्फ पास कर पा रहे हैं इस इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद, तो ये एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा होगा या क्या रहता होगा जिसके कारण लोग इतने कम पास कर पा रहे हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर का देखिए, एनटीए अपने वेबसाइट पर भी मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराता है। वो सिर्फ जेई मेंस के ही नहीं, बल्कि आपके जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के भी उसने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं इसका आइडिया लगाने के लिए इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए। मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही आता है। चलिए हम फॉर्म भर लेते हैं इसका। आप देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको मैंने लिंक डाला है वीडियो के नीचे, वहाँ से आप जाकर इसमें देख लीजिए और चले जाइए जो भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसके लिए। चलिए हम चलते हैं आगे। ये आपका रहेगा, इसमें 1100 रुपये तो जनरल वाले भरने वाले हैं और एससी वाले 275 रुपये भरेंगे। तो हम यहाँ पर एससी कैटेगरी से भर के दिखा रहे हैं आपको कैसे भरना है। डिसेबिलिटी वाले तो भाई फीस पे नहीं होगा उनका, बाकी प्रोसेस वो भी सेम फॉलो करेंगे जैसे और लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। यहाँ पर इसको चेक कर देना, जैसे ये अभी ऐसा रहेगा, आप इसको ऐसे कर लेना और इसको ऐसे करके आगे होना। चलिए यहाँ पे डिटेल डालते हैं अपनी। ये देखिए डाला मैंने, सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ मैं। एज का मैंने आपको बताया था कि जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो उन्होंने बता रखा है कि जेआरएफ में तो उन्होंने मैक्सिमम एज का लिमिट रखा है, और प्रोफेसर वाले में उन्होंने अपर एज नहीं रखा है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगर आप दोनों पे अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना एज का ध्यान रखना कि जेआरएफ के लिए आपका 28 से कम होना चाहिए। चलिए भाई ईमेल एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर, जो भी ईमेल एड्रेस है। इसको कंफर्म करना है आपको इस तरीके से।
जेंडर बता दो जो भी आपका हो। उसके बाद मोबाइल नंबर बता दो यहाँ पर। कंफर्म कर दो अपना यहाँ से मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर होता है कोई दूसरा, ये सेम नहीं होगा, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में मेरे से जो भी पूछा जा रहा है, तो भाई अभी तो मेरे पास यहाँ पर आधार कार्ड है, तो मैं इसको अदर वैलिड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करूँगा क्योंकि आधार कार्ड लिस्ट में नहीं है। जिनके पास इनमें से कुछ भी होगा वही लोग वही चीज़ डालेंगे, उसका नंबर डाल देंगे, जो भी उसका नंबर होगा उस आइडेंटिटी का। मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। अब यहाँ से मेरे को एड्रेस देना होगा, एड्रेस में मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया ए ब्लॉक के 14 नंबर हाउस में मैं रहता हूँ। अब ये कहाँ पर है वो मेरे को यहाँ बताना होगा। बाकी इसके आगे आप देख सकते हैं, मैं पूरा इसको डाल देता हूँ। सब लोकेलिटी पूछ रहे हैं मेरे से, ये ऑप्शनल में है, मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। लोकेलिटी पूछा है तो लोकेलिटी बता देता हूँ। फिर कंट्री पूछा जा रहा है तो कंट्री बता दिया मैंने। स्टेट में बता दिया है ये दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट में न्यू दिल्ली। पिन कोड क्या है भाई इस जगह का जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो ये पिन कोड है। फिर इसके बाद मैं इसको परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस को सेम कर देता हूँ। आपका अलग हो तो आप अलग भर देना। चूज पासवर्ड, यहाँ से एक पासवर्ड बना लेते हैं हम लोग। पासवर्ड के लिए नंबर, अल्फ़ाबेट्स और एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना, और एक कैपिटल लेटर रख लेना अपने पासवर्ड में स्टार्टिंग वाला, बन जाएगा पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन में रख देते हैं यहाँ पर। इस पहले स्कूल का नाम, मतलब मेरे जो है पहले स्कूल का नाम क्या था वो मैंने यहाँ पर रख दिया सिक्योरिटी आंसर में। सिक्योरिटी क्वेश्चन है भाई, ये इसलिए होता है, आप अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो इसको डालकर लॉगिन होंगे। देखिए सारी जानकारी यहाँ पे अब डाल दी गई है। इसके बाद मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये सारी जानकारियाँ आ चुकी हैं। अब मेरे को इसको चेक करना है एक बार। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बताना है मैंने जो अपना नाम दिया, फादर का नाम, मदर का नाम, उसके अलावा जो भी मैंने जानकारियाँ दी हैं वो सारी करेक्ट दी हैं। ये मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। एक बार आप चेक भी करना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करेक्ट पे टिक करें, आपको चेक भी करना ज़रूरी रहेगा, कहीं आपने कुछ गलत ना डाल दिया हो। फिर उसके बाद आई एग्री कर देते हैं, सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देते हैं और यस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इन्होंने बोला है इसके बाद इन्होंने जो ओटीपी भेजा है, अब ये ओटीपी मुझे चेक करना होगा जीमेल पर और मोबाइल नंबर पर जिसमें भी आया होगा मैं यहाँ डालूंगा। देखिए मेरे पास अभी तक तो नहीं आया है। क्या मोबाइल नंबर सही डाला था हमने? एक बार मैं इसमें जाता हूँ जीमेल पर। तो मुझे ओटीपी रिसीव्ड हो चुका है, ओटीपी डालते हैं यहाँ पर। और फिर ये कैप्चा डाल देते हैं जो लिखा हुआ है 27097111। और इसको वेरीफाई करते हैं क्या होगा। इन्होंने बोला है ये वेरीफाई हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेरे को एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है, जो आपको जीमेल आया होगा ना, वहाँ पर आप चेक करना। आपको जो लोग भी फॉर्म भर रहे होंगे वो यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। पासवर्ड क्या होगा भाई, पासवर्ड जो भी बनाया था वही रहेगा। देखिए
कि मैंने इस चीज़ को डाला है ना यहाँ पर, ये मैं अपने जीमेल से देख देख कर डाल रहा हूँ। ये जीमेल पर मुझे मिला है एप्लीकेशन नंबर। अभी बहुत लोग कहते हैं भाई हमने पासवर्ड वेरीफाई करा, हमें हमें जो है एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला। तो वो आपके जीमेल पर आया होगा जो आपने ईमेल यहाँ प्रोवाइड कराया होगा। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये इनकरेक्ट है क्या? 855। जी हाँ, इनकरेक्ट है ये। इसको सेव कर दिया है मैंने, और यहाँ से आप देखेंगे अब मेरे को फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना होगा, और उसके बाद फीस पेमेंट एंड में होगा। चलिए कंप्लीट करते हैं फॉर्म को। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर नेशनैलिटी में इंडियन, यानी कि सिर्फ देश जो भारत देश है ना, वहीं के लोग फॉर्म भरेंगे, दूसरे देश वाले नहीं भर सकते हैं। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा, कैटेगरी में यहाँ पे जो भी है इसमें आप देखेंगे तो SC का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। आर यू अ डिसेबिलिटी कैंडिडेट, तो मैं इसमें नहीं आता हूँ तो नो करूँगा। डिसेबिलिटी दो तरीके से होती है, एक 40% या उससे कम होती है, और उसके ज़्यादा वाली भी होती है। दोनों आप चेक करना। जो आप एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 40% या उससे ज़्यादा वाले बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोले जाते हैं उनको, और 40 से कम वाले डिसेबिलिटी वाले होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है भाई। आर यू डायबिटिक, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। एनुअल इनकम पूछी जा रही है, जो भी आपके गार्जियन होंगे या पेरेंट्स होंगे उनकी पूछी जा रही है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही आती है। वो पूरे एनुअल मतलब साल का रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। ये पर मंथ का नहीं पूछा जा रहा है, कुछ लोग इसको पर मंथ समझते हैं। 4 5। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं भाई। उसके बाद हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये डेटा जो डाला गया वो सेव हो चुका है। उसके बाद सब लोकेलिटी मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दी है। आप लोग भरना, जिसको भी पता हो अपनी सब लोकेलिटी, जैसे कि आप किसी भी जगह रहते तो उसके आसपास जो भी लोकेलिटी होगी वो यहाँ डालना, जिससे कि वो प्रॉपर एड्रेस आपका जा सके यहाँ पर। ये लिखा है 17164399, और ये 7। चलिए भाई इसके आगे चलते हैं। इसमें और क्या पूछा गया है, डू यू हैव आधार नंबर, तो मैंने यहाँ नो कर दिया है। आप दे सकते हैं अपना आधार नंबर। ये भी हो गया। अब इसके आगे देखिए, अप्लाई फॉर, मैंने आपको जैसा बोला था यहाँ पर आप देखेंगे। हाँ देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे ना, वो JRF के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन JRF वालों को अप्लाई करने के लिए दोनों पर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब JRF वाले JRF के लिए भी और AP के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो AP वाले होंगे वो दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, JRF के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। एक चीज़ और बता दूँ, या तो आप लेक्चरशिप असिस्टेंट और इन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF दोनों पे कर सकते हैं। या इतना याद रखिएगा, JRF वालों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश रखना है भाई मुझे। सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर जो है, आप इनमें से कौन सा देंगे। आपको बताना चाहूँगा, जो आपको मैंने बताया था नोटिफिकेशन में, तो उसके अंदर आपने जब देखा था केमिकल साइंस में, तो उसमें भी 3 पार्ट थे, हर पेपर में 3 3 पार्ट थे। तो उनमें से कोई आप एक पेपर को देंगे, और उन तीनों पार्ट को आपको कंटिन्यूस करना होगा बिना ब्रेक के। ये था उसमें, मैंने आपको बताया था। तो इसमें अगर जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ लाइफ साइंसेज का, मैं यहाँ पर लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इनमें से कोई भी एक चुनना है आपको सब्जेक्ट, या उसके अंदर आपको सब्जेक्ट बता देना है कि कौन सा सब्जेक्ट, स्पेसिफिकेशन अपने खुद की तरफ से एक सब्जेक्ट आपको बताना होगा। इनमें से हो सकता है, या फिर अदर, या फिर कोई और भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री कर रहा हूँ। पहली चॉइस मैं दिल्ली में रख रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ मैं पहला। दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली वाला ही ऑप्शन है। दूसरा हम यहाँ से चूज़ करते हैं हरियाणा।
हरियाणा के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पर पहला फरीदाबाद का कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से यूपी देखता हूँ, यूपी में हो रहा है क्या एग्ज़ाम। यूपी में हो रहा है ये एग्ज़ाम, और यूपी में कहाँ कहाँ हो रहा है, ये जगहों के नाम आ गए हैं। क्या इन्होंने, अभी मेरे को यहाँ पर अपने पास कोई एग्ज़ाम का सेंटर दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पर इसमें गाज़ियाबाद कर रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ सेंटर में मैं यहाँ पर हरियाणा ही लूँगा, क्योंकि मुझे यूपी का नोएडा ऑप्शन में नहीं दिखा था, क्योंकि मेरे पास वो है, वह जगह है, इस वजह से। आपको अपने हिसाब से देखना है। अब मैं ऐसा भर रहा हूँ तो आप ऐसा मत करना, अपने हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि इन जगहों पर आपको जाना होगा। फादर या फिर गार्जियन जो भी हैं आपके, उनका ऑक्यूपेशन क्या है भाई, आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, इनमें से कोई सा भी जो भी हो। बिजनेस है, आर्किटेक्चर है, वो इंजीनियरिंग कर है, वो कर रहे हैं, या फिर वो जो है गवर्नमेंट सर्विस देते हैं, जो भी हो आपका। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अदर, नॉट एप्लीकेबल मतलब हो जाएगा कि नहीं पता भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं नहीं बता रहा, ये भी इसको मान सकते हैं। ये नॉट एप्लीकेबल मतलब वो नहीं करते, जो भी हो। आप अदर पे कर देना, मैं अदर कर दे रहा हूँ। और फादर क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है तो उसमें मैं बता देता हूँ ग्रेजुएट। सेम मदर का भी अलग से पूछा जाएगा, मैं इसमें भी अदर करूँगा भाई। ग्रेजुएट, वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर मास्टर इन फिलोसॉफी या फिर पीएचडी कोर्स। मैंने जैसे नो करा, क्या होता है भाई, नो करने से कुछ भी नहीं होगा, आप आगे जा सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, तो मैंने जैसे नो बोला, यानी कि मैंने मास्टर डिग्री नहीं करी, तो मैं आगे अप्लाई कर पा रहा हूँ इसमें। वेदर यू आर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री रिजल्ट इज़ अवेटेड, तो मैं अवेटेड वाला हूँगा तो यस कर दूंगा। और अगर मेरा रिजल्ट आ गया होगा तो मैं इसको नो कर दूंगा। समझ रहे होंगे आप। ये मास्टर डिग्री का पूछा गया अलग से आपने कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली, तो मैंने बोला नहीं। इसका मतलब मैंने कंप्लीट नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं कंप्लीट नहीं करी और रिजल्ट का इंतजार भी नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग कौन रहेंगे कि उनका रिजल्ट तो आ गया है, मास्टर डिग्री उनकी पूरी नहीं हुई है अभी, मतलब उनकी अभी अब उनका मास्टर डिग्री चल ही रहा है, तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा भाई, पहले उनका पढ़ाई तो पूरी हो जाए। तो समझ रहे होंगे ना आप, ये बात रहेंगी। तो मैंने बोला मास्टर डिग्री मैंने कंप्लीट नहीं करी और रिजल्ट के लिए मैं वेट अभी कर रहा हूँ। इसको एग्री करते हैं और इसमें देखते हैं आगे क्या हो रहा है भाई। चलिए, ये तो हो गया सेफ। पास स्टेटस पूछा है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आप रिजल्ट अवेटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे तो आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर पास हूँ ग्रेजुएशन में, और मैंने यहाँ पर 2022 में करा है। और कोर्स का पूछा जा रहा है, तो ये सारे कोर्स रहेंगे। इनमें से अगर आपका कोई कोर्स नहीं है तो अदर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि। और कोर्स का मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पर। मैं एक बार चेक करता हूँ, बीबीए था इसमें, नहीं था। और मैंने यहाँ पर बीबीए करा है, तो मैं यहाँ पर बीबीए बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम कहाँ से पास करा है, इंडिया से भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब कि ग्रेजुएशन आपका बाहर से भी हो सकता है, लेकिन नेशनैलिटी इंडिया की रहनी चाहिए। समझ रहे होंगे आप। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था इंडिया में, तो वो दिल्ली। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे भाई, तो मैं बता देता हूँ। GGS IPU। और इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहे हैं ये, तो इंस्टीट्यूशन का नाम बता देते हैं यहाँ पर क्या है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड मांगा जा रहा है, तो वो दे देंगे आप सभी लोग यहाँ से। रिजल्ट मोड पूछा है, तो मैंने बता दिया। परसेंटेज में मेरे को रिजल्ट मिला था ग्रेजुएशन में, जहाँ पर मेरे 700 में से 635 मार्क्स आए, तो परसेंटेज वहाँ आ गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछ रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये भी आप कर सकेंगे।
इसको करते हैं सेव। आगे आते हैं हम। क्या आप डॉक्टोरल स्टूडेंट हैं, यानी मेडिकल के स्टूडेंट हैं क्या आप किसी फील्ड में मेडिकल में? तो मैं नहीं हूँ। स्पेसिफिकेशन इफ़ एनी, अगर होंगे तभी देंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं तो नहीं आते भाई, यहाँ पे नो कर देता हूँ। 4 4 7 6 3, और ये जो भी लिखा होगा ये डालना है आपको। इसको एग्री करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे होंगे डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो, साइन और कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से हूँ इस वजह से मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ देना जरूरी है। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट रहेगा और 10 से 200 के भी फोटो में रहेगा। देखिए ये भी अपलोड नहीं हुआ है भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब देखिए ये एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है यहाँ पर, ये फोटो के अंदर अपलोड हो चुका है ये। और साइन की कह रहे हैं तो साइन में हम देख लेते हैं एक बार। सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब ये पीडीएफ में मांगा है, कैटेगरी फॉर्म को आप याद रखना पीडीएफ में डालना है यहाँ पर। साइज आपको दिख रहा होगा 300 KB मैक्सिमम है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर पीपीटी दिख रहे हैं। देखिए ये एक फाइल मुझे दिखा है यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये एक फ़ाइल अपलोड करा है मैंने, जो कि मैंने कास्ट सर्टिफिकेट पे अपलोड करा है। आपको यहाँ पर अपने कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ओके कर देना है। ये सारे डिटेल चेक करने हैं आपको। उसके बाद प्लीज़ वेरीफाई, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करो। यहाँ से कोड डालो 8158 576। अब यहाँ पर OTP आपको चेक करना होगा। उसके बाद ये डाल देते हैं। अरे रिसेंट पे दब गया है ये। यहाँ पर मैंने रिसेंट दबा दिया है गलती से, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। सेंड OTP, और अब OTP आया होगा आपको। देखिए ये यहाँ पर हो गया वेरीफाई। हम फॉर्म कंप्लीट कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर थे हम। सारी जानकारियाँ चेक करने के बाद इसको हम ऐसे टिक कर देते हैं सारा कुछ। ये टिक का मतलब ये है कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें।
फाइनल सबमिट। ओके, 275 रुपीज़ पे करने होंगे यहाँ पर, तो पे नाउ पे क्लिक। SBI के ई पे से पे करेंगे हम यहाँ पर, और पे नाउ कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैं UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ पेमेंट के लिए। ये सारा कुछ आ चुका है। यहाँ पर आपके पास समय रहेगा, याद रखिएगा, इसको आप खोल के मत रखना है, समय आपके पास होगा, इस समय के अंदर आपको इसमें पेमेंट करनी होगी, नहीं तो फिर आपको फिर दोबारा से लॉगिन करना होगा। QR कोड स्कैन करते हैं यहाँ पर और पेमेंट कर देते हैं। इसको हम स्कैन कर लेंगे किसी भी दूसरे फ़ोन से, मोबाइल से, डिवाइस से, किसी भी चीज़ से जिससे स्कैन हो जाता हो आपका एक कोड। उसके बाद वहाँ से आप डिटेल्स डालिए अकाउंट की, अकाउंट नंबर्स की, और बाकी जो भी जानकारियाँ होंगी उसको डालकर यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। ये होगा आपका पूरा प्रोसेस। इसके बाद मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ और इसको ओके कर देते हैं। फीस पेमेंट के बाद फॉर्म का प्रिंट आपको लेना होगा, बस इतना प्रोसेस करते ही इसमें अप्लाई आपका हो जाएगा। देख सकते हैं हम डैशबोर्ड पे वापस से आ चुके हैं। सारी जानकारी आपको बता दी है, जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई करे, और इस वीडियो को पूरे देश भर में फैलाइए, इंडिया कंट्री में। और अगर आप दूसरे जगहों से देख रहे हैं, इंडिया के अलावा अगर आप कहीं और से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे कहता हूँ आप इंडिया के लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, जिससे कि वो लोग इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकें। दूसरा, आपको कुछ भी ना समझ आया हो कमेंट में बता सकेंगे आप, और हम आपसे मिलेंगे अब नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।